नमस्कार विद्यार्थियों। इस वीडियो में छोटे से वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत दो थ्योरीज जो कोलिजन थ्योरी है और एक एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है, इनके बारे में हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों सिद्धांतों की आपस में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। टक्कर का सिद्धांत और सक्रियण ऊर्जा सिद्धांत या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। टक्कर के सिद्धांत में हम पहले कह चुके हैं कि वेग स्थिरांक के लिए इक्वेशन हमने निकाली थी, एक के फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर p इंटू z और e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पर EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Z कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन टक्कर के सिद्धांत में हम लोग पहले निकाल चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। दूसरी तरफ जो परम अभिक्रिया का वेग सिद्धांत है या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी थी, इसमें यदि आप देखें तो हमने वेग स्थिरांक को निकाला था RT अपॉन NH और दो फैक्टर हमने निकाले थे जिसमें ये थर्मोडायनेमिक इसमें यूज की है, e रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT और इंटू e रेज़ टू द पावर डेल्टा S अपॉन RT। ये H एंथैल्पी में परिवर्तन है, स्टैंडर्ड या मानक एंथैल्पी में परिवर्तन, और ये मानक एंट्रोपी या स्टैंडर्ड एंट्रोपी इसमें परिवर्तन है, क्योंकि हम डेल्टा यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनसे हम पहले भी परिचित हैं। अब यहाँ पर यदि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हम ये माने कि यदि यहाँ पर जो डेल्टा ये EA लिया गया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और यहाँ पर जो डेल्टा H, ये दोनों ही एनर्जी की टर्म्स हैं। एंथैल्पी भी एनर्जी है तो ये भी EA भी एनर्जी की टर्म्स हैं। यदि ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में यदि हम इन दोनों को की आपस में तुलना करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो टक्कर के सिद्धांत से हमने रिलेशन निकाला है, ये परम वेग सिद्धांत या परम अभिक्रिया वेग सिद्धांत एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी से निकाला है। तो यदि यहाँ पर हम डेल्टा H को सब्स्टिट्यूट कर दें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में फिर ये दोनों फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा P टू Z बराबर RT अपॉन N इंटू H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, इंटू E रेज़ टू द पावर डेल्टा S अपॉन R। S यहाँ पर एंट्रोपी का टर्म है, या P बराबर हम कह सकते हैं, एक रिलेशन इस तरीके से निकल आता है, टक्कर के सिद्धांत में जो P यानी प्रायिकता गुणांक यूज किया गया वो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी से कंपेयर करने पर निकाला गया कि वो P या प्रायिकता गुणांक इनफैक्ट एक एंट्रोपी से संबंधित एक टर्म है जिसको एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वहां पर इसको सिर्फ एक प्रायिकता गुणांक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी कैलकुलेशन नहीं की गई, लेकिन एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी से हम कैलकुलेशन करके उस P को बता सकते हैं कि टक्करों के सिद्धांत में जो P फैक्टर यूज किया गया है वो वास्तव में क्या है और कुछ हद तक उसको हम किस तरीके से मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, और ये एंट्रोपी से ही संबंधित एक टर्म है। तो ये दोनों को हम कंपेयर करके बता सकते हैं। यदि हम टेबल के रूप में इन दोनों का कंपैरिजन करें, टक्कर के
सिद्धांत का और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या जो एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी है, इनके बीच में यदि हम कंपेयर करें तो कुछ पॉइंट्स के रूप में हम उनको लिख सकते हैं कि जो टक्कर का सिद्धांत है वो सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि दूसरा सिद्धांत जो संक्रमण अवस्था का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी का सिद्धांत है, ये गैस, द्रव और विलयन इन सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त है। एक तरफ जहां पर टक्कर के सिद्धांत, वहां पर भी हम कहते हैं कि ये साधारण अणुओं पर ही लागू होता है, यदि कॉम्प्लेक्स अणु है तो वहां पर ये विफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी ये सामान्य और जटिल इन दोनों के लिए ही समान रूप से उपयुक्त है। टक्कर के सिद्धांत में हम कहते हैं कि अभिक्रिया की दर प्रभावी टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी ये माना गया कि यदि टक्कर होती है तो वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो गई। जबकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में कहा गया कि बीच में एक सक्रिय संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की विघटन की दर पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अर्थात टक्करों पर नहीं, क्योंकि सक्रिय संकुल या कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो क्योंकि एक साम्यावस्था होती है रिएक्टेंट्स के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स वापस अपनी पूर्व अवस्था यानी रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए जो फाइनल अभिक्रिया का वेग होगा वो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की विघटन की दर पर निर्भर करेगा, न कि टक्करों की संख्या पर। टक्कर के सिद्धांत में क्रियाविधि के बारे में कोई मामूली सी जानकारी उपलब्ध होती है, जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में एक विस्तृत व्याख्या क्रियाविधि से संबंधित दी जा सकती है या दी गई। दूसरी तरफ टक्कर के सिद्धांत में कोई थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन नहीं की गई, उसकी थर्मोडायनेमिक्स से कोई व्याख्या नहीं की गई, जबकि यहाँ पर एक और फैक्टर उष्णगतिकीय या थर्मोडायनेमिक्स का भी ऐड किया गया और थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा भी केमिकल काइनेटिक्स या उसकी मैकेनिज्म को, उसकी अभिक्रिया के वेग को निकालने का प्रयास किया गया, समझाया गया, यानी थर्मोडायनेमिकल ट्रीटमेंट भी उसका किया जा सका। टक्कर के सिद्धांत में हम कहते हैं कि प्रभावी टक्कर के लिए क्रिया कारकों की उपयुक्त दिशा होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कहते हैं कि उपयुक्त दिशा तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ साथ संकृत संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना भी बहुत जरूरी है, यानी टक्करों के पश्चात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही विघटित होकर उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यदि कोई ऐसी टक्कर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए, वो टक्कर अप्रभावी रहेगी और प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं होगी। तो ये उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टक्कर के सिद्धांत में हमने कहा कि अभिक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर निर्भर करता है, और उस टक्कर के सिद्धांत में उस EA की कैलकुलेशन नहीं की गई, उसके लिए बाद में आर्यूनियस ने की थी। और यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं, एक एनर्जी बैरियर की बात करते हैं, तब वहाँ पर वो एनर्जी गैप आ जाता है एनर्जी एक्टिवेशन की कैलकुलेशन के लिए। तो इस थ्योरी से हम EA की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी टक्कर के सिद्धांत में EA के बारे में बताया गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बताया गया, लेकिन कैलकुलेशन नहीं की गई। एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर P के बारे में बताया गया, लेकिन उसकी कैलकुलेशन नहीं की गई। वो सारी चीजें इस
फिर संकुल की जो थ्योरी थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी थी, उसमें वो सारी चर्चाएं की गई और कैलकुलेशन की गई, थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट भी किया गया। टक्कर के सिद्धांत में जो आवृत्ति कारक या पी के मान थे वो कई स्थितियों में प्रायोगिक मानों से भिन्न भी पाए गए, क्योंकि इससे पहले भी कहा कि ये टक्कर का सिद्धांत तो सामान्य अणुओं पर ही लागू होता है। यदि अणु कुछ कॉम्प्लेक्स हैं तो जो प्रायोगिक मान है वो मेल नहीं खाते। लेकिन यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में वो आवृत्ति के मान या जो भी हमारे कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हम थ्योरेटिकल करते हैं, वो सारे मान प्रायोगिक मानों से मेल खा जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ, हालांकि टक्कर के सिद्धांत को ही आगे कन्वर्ट किया गया या और उसका आधुनिकीकरण किया गया, उसमें चेंजेस किए गए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बनाई गई। यानी स्टार्ट हम कह सकते हैं कि टक्कर की थ्योरी से ही है, क्योंकि टक्करों की ही बात यहाँ पर हम इस संक्रमण अवस्था सिद्धांत या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी में भी कहते हैं कि टक्कर यहाँ भी है। लेकिन सिर्फ अंतर किस बात का है कि एक तो टक्करों के पश्चात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना आवश्यक है, क्योंकि उसी पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, जबकि टक्कर के सिद्धांत में कहा गया कि सिर्फ टक्करें ही पर्याप्त हैं और टक्कर होने से ही प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसलिए जो जटिल अभिक्रियाएं हैं वहां पर टक्कर के सिद्धांत पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता। तो ये कुछ मूलभूत अंतर हैं टक्कर के सिद्धांत में और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, इनके मध्य।